ओके, तो हम बात करने वाले हैं इंडेक्स 40 के बारे में, जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किसको बोलेंगे, तो एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो ओनर जो है वो उसको होल्ड कर रहा है फॉर व्हाट पर्पस, फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग रेंटल्स और कैपिटल अप्रिसिएशन ऑफ बोथ दी पर्पसेस। ठीक है, तो आप यहाँ पे रख रहे हो प्रॉपर्टी को रेंटल कमाने के लिए, पर हमने जब इंडिया 16 पढ़ा था ना, तो वहाँ पे भी रेंटल वर्ड बोला गया था। तो कौन सी प्रॉपर्टी फिर कहाँ पे रखें, तो अगर आपका बिजनेस है रेंटल कमाना तो वो इंडिया 16 में जाएगी, अदरवाइज़ वो यहाँ पे आएगी। ठीक है, सेम अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचने के लिए रख रहे हो और वो आपका नॉर्मल बिजनेस है तो वो इंडेक्स 2 में चली जाएगी, अदरवाइज़ वो यहाँ पे आएगी। ठीक है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है, वो है आपका एम्प्लॉय ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो वो हम उसका ट्रीटमेंट किसके हिसाब से करते हैं, तो वो हम इंडेक्स 16 के हिसाब से करते हैं, वो हम यहाँ पे नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी ली एम्प्लॉयज़ के लिए ली, तो दैट इज़ फॉर बिजनेस पर्पज़, तो वो वहाँ चली जाएगी। ठीक है, अब आपको यहाँ पे रिकॉग्नाइज़ करने जाना है, तो कब रिकॉग्नाइज़ करने जाना है, तो दो कंडीशन है सेम हमारे जैसे वहाँ पे थे कि भाई या तो एक तो क्या होना चाहिए, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए, दूसरा आप उसको मेजर कर पाओ रिलायबली। अगर दोनों कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही होंगी तो ही आपको क्या करना है, रिकॉग्नाइज़ करने जाना है। ठीक है, अब बात आती है इसको कि आपको इसको मेजर किस पे करना है, तो इसको हमेशा और हमेशा आपको कॉस्ट पे मेजर करना है, ऑलवेज एट कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट में क्या आता है, तो कॉस्ट में आता है आपका परचेस प्राइस, सारे ट्रेड डिस्काउंट रिबेट्स के बाद वाला, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस जैसे कि प्रोफेशनल फीस, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र टैक्सेस और अदर ट्रांजेक्शन कॉस्ट। क्या नहीं आता, तो सेटअप कॉस्ट, ऑपरेटिंग लॉसेज, एबनॉर्मल लॉसेज, ये सब चीज़ें नहीं आती। जैसा हमारे इंडेक्स 16 में था सेम टू सेम वैसे ही पॉइंट्स है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम कोई डेफर्ड कंसिडरेशन करेंगे तो वो यहाँ आएगा क्या, नहीं, डेफर्ड कंसिडरेशन मतलब इंटरेस्ट के लिए आपने पेमेंट किया, आज पेमेंट ना करके आप फ्यूचर में पे करोगे, इसके लिए आपने एक्स्ट्रा में पे किया, तो वो इंटरेस्ट क्या यहाँ पे कंसिडर करेंगे क्या, नहीं, वो इंटरेस्ट की तरह बुक होगी, वो यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम एक्सचेंज में ले रहे होंगे कोई हमारा इन्वेस्टमेंट, तो उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे, तो सेम है। अगर जो जाएगी असेट वो तो कैरिंग अमाउंट पे जाएगी, जो आएगी उसके लिए 3 ऑप्शन है। सबसे पहले तो जो असेट जा रही है उसकी फेयर वैल्यू, ठीक है, और अगर कुछ कैश है तो वो, फिर उसके बाद जो असेट आ रही है उसकी फेयर वैल्यू 2, फिर उसके बाद तीसरा कैरिंग अमाउंट जिस पे हमारी असेट गई, और अगर हमने कुछ कैश पे किया तो वो सबसे ये फर्स्ट सेकंड वाले हमारे लगते हैं अगर डज नॉट लाइक कमर्शियल सब्सटेंस हो, एंड ये वाला लगता है हमारा कैरिंग अमाउंट वाला इफ़ इट लाइक्स कमर्शियल सब्सटेंस तो। ठीक है, ये सारा सेम टू सेम इंडिया 16 की बातें हैं। देन उसके बाद सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। अच्छा, इंडिया 16 में यहाँ पे दोनों ऑप्शन थे कि आप कॉस्ट और रिवैल्यूएशन मॉडल कुछ भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे यू हैव टू फॉलो कॉस्ट मॉडल। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है कि भाई यहाँ पे हम सिर्फ कॉस्ट मॉडल पे ही फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या फेयर वैल्यू चाहिए नहीं होगी, नहीं, फेयर वैल्यू चाहिए होगी, हम उसको उसका इन्फॉर्मेशन देंगे, और कहाँ पे देंगे, तो वो हम डिस्क्लोजर में देने जाएंगे। ठीक है, और अगर आपके पास फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो भी आप उसको बोलने जाओगे कि भाई किस रीज़न से आपके पास फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो आप प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन दोगे, रीज़न दोगे कि क्यों आप उसको मेजर नहीं कर पाए, और पॉसिबल होगा तो एक एस्टिमेट रेंज दोगे कि भाई ये रेंज है जिसमें हमारा फेयर वैल्यू आ सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगर कोई सब्सिक्वेंट कॉस्ट इनकर होती है तो उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो अगर डे टू डे नेचर वाला है तो पीएनएल बेसिस पे करते, पीएनएल में चार्ज कर देंगे जैसे रिपेयर मेंटेनेंस। और अगर आपका कोई रिप्लेसमेंट वाला केस है कि भाई आपने कोई पार्ट को रिप्लेस करा दिया, तो यू हैव टू कैपिटलाइज दी न्यू पार्ट। ठीक है, आपको उसको बुक करना पड़ेगा, और पुराने वाले को आपको कैरिंग अमाउंट पे डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को हम लोग हमेशा डेप्रिशिएट करते हैं। बिल्डिंग है, आपने इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए लेके रखी है, आप उसको डेप्रिशिएट करने जाओगे तो दो हो गए, एक हम सब्सिक्वेंटली कॉस्ट पे मेजर करना है, दूसरा आपको इसको डेप्रिशिएट करना है। ठीक है, अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे पहला, अगर आप हेल्ड करो फॉर मोर देन वन पर्पज़, कि भाई आप उसको दोनों पर्पज़ के लिए यूज़ करो, एक ही प्रॉपर्टी एक फ्लोर किसी पर्पज़ के लिए, एक फ्लोर किसी पर्पज़ के लिए, ऐसा हो रहा है। ठीक है, अगर आप अलग अलग अकाउंटिंग कर सकते हो तो अलग अलग करने जाओ, पीपी को अलग रखो और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को अलग रखो। पीपी को यहाँ पे ओनर ओन प्रॉपर्टी बोला गया है, तो वो याद रख सकते हैं। ठीक है, एंड देन अगर आप उसको अलग नहीं कर सकते तो फिर आपको देखना है कि आप किस पर्पज़ के लिए उसको हेल्ड कर रहे हो। ठीक है, अगर आप उसको जैसे ये जजमेंट के बेस पे डिसाइडेड है, अगर वो प्रॉपर्टी सिग्निफिकेंट पर्पज़ के लिए आप यूज़ करो, मटेरियल पर्पज़ के लिए यूज़ करो, तो और एज एन ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी तो पीपी में चला जाएगा, अदरवाइज़ आप उसको इन्वेस्टमेंट में दिखा दोगे। ठीक है, अगर आपका वो यूज़
नहीं है वो वाला। तो ठीक है, इसके बाद बात करी जाती है कि भाई एंसिलरी सर्विसेज हैं, अगर आपने कोई सामने वाले को दी है, ठीक है, तो आपके पास प्रॉपर्टी, आपने उसको रेंट पे दिया, उसके साथ आप कुछ सर्विसेज दे रहे हो। अगर आप जो सर्विसेज दे रहे हो वो इनसिग्निफिकेंट है, मान के चलो कि आपने एक रूम दिया, उसके साथ उसमें वॉचमैन दिया, तो इट इज़ लाइक एंसिलरी सर्विसेज, ठीक है। तो अगर वो इनसिग्निफिकेंट है, जैसे ये वाला एग्जांपल लिया, तो ये क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। पर अगर आप उसके साथ कोई सिग्निफिकेंट सर्विसेज दे देते हो, लेट्स से हम आपको कुकिंग भी करके देंगे, हम आपको हाउसकीपिंग भी करके देंगे, हम आपको सिक्योरिटी भी देंगे, तो फिर ये क्या हो गए, सिग्निफिकेंट सर्विसेज हो गए। तो उसके केस में हम इसको फिर क्या करेंगे, इसको हम फिर पीपी ट्रांसफ़र कर देंगे। और ये भी किसके ऊपर बेस करता है, तो ये भी आपके जजमेंट के ऊपर बेस करता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि मान के चलो कोई प्रॉपर्टी है वो आपने लीज़ करके रखी है किसी अपने ग्रुप मेंबर को। लेट्स से प्रॉपर्टी है, किसके पास प्रॉपर्टी है, पेरेंट कंपनी के पास, और उसने क्या करा, उसने सब्सिडरी को दे दिया वो प्रॉपर्टी कि आप यूज़ कर लो। अगर ऐसा सिचुएशन हो रहा है तो उसके केस में हम क्या करने जाएंगे, तो पेरेंट क्या करेगा, पेरेंट अपने यहाँ पे जब दोनों अकाउंट बनाएगा, CFS भी बनाएगा और SFS भी बनाएगा। जब वो CFS बनाने जाएगा ना, तो उसमें वो एज अ PP उसको दिखाएगा। क्यों, क्योंकि प्रॉपर्टी यूज़ तो ग्रुप में ही हो रही है ना, तो उसको हम क्या करने जाएंगे, हम उसको एज अ PP दिखाएंगे, ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी दिखाएंगे। पर जब हम बात करेंगे SFS की, तो उसके केस में हमने जो रेंट पे देके रखा है उसको हम क्या दिखाने वाले हैं, तो उसको हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो एक ये वाला पॉइंट। देन उसके बाद क्या है, तो अगर हम, अच्छा क्या ऐसा हो सकता है एक इंडेक्स से दूसरे इंडेक्स में जाए और आए, इस तरीके का कुछ हो सकता है क्या, 40 से 16 में चली गई, 16 से 40 में आ गई, 40 से 2 में चली गई, 2 से 16 में आ गई, ऐसा सब कुछ हो सकता है क्या, तो हाँ हो सकता है। पर जब ये होगा तो उस टाइम पे आपको पास प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए कि भाई जो कंडीशंस है वो मीट हो रही हैं, चेंज इन यूज़ हुआ है, ठीक है। खाली मैनेजमेंट का इंटेंशन आ गया कि भाई अच्छा अपने करेंगे, सोच रहे हैं ऐसा, तो उसको हम एविडेंस नहीं बोल सकते। अच्छा, दूसरे बुक्स में जाएगी या दूसरे इंडेक्स में जाएगी तो किस वैल्यू पे जाएगी, तो दूसरे इंडेक्स में जाएगी तो अपने ओल्ड कैरिंग अमाउंट पे जाएगी। जो भी आपका कॉस्ट होगा वो जो आपका यहाँ पे कैरिंग अमाउंट दिख रहा होगा वो दूसरे के लिए क्या बन जाएगा, वो दूसरे के लिए कॉस्ट बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको डी रिकॉग्नाइज़ करना होता है। डी रिकॉग्नाइज़ कैसे करेंगे, तो डी रिकॉग्नाइज़ करने का मतलब है अपने बुक्स में से बाहर लेके जाना, बैलेंस शीट में से बाहर लेके जा रहे हो, तो वो बैलेंस शीट में से बाहर कब जाएगी, दो केसेस में जा सकती है, या तो आपने उसको सेल कर दिया या फिर आपने उसको क्या कर दिया, आप उसकी लाइफ ओवर हो गई या उससे कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हमें नहीं मिलने वाले, तो जो भी डिफरेंस आएगा वो कहाँ चला जाएगा, तो वो चला जाएगा PNL के अंदर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे डिस्क्लोजर से रिलेटेड एक दो पॉइंट बोले गए हैं कि भाई आप जब डिस्क्लोजर दोगे तो क्या क्या डिस्क्लोजर दोगे। तो सबसे पहले इसका अगर मैं बात करूँ अपने बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट के लिए हमें पूरा चार्ट बनाना रहता है यूजुअली, वही ग्रॉस कैरिंग अमाउंट वाला कि भाई कितना खरीदा क्या है और क्लोजिंग क्या है। सेम फॉर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड लास्ट में हमारा नेट कैरिंग अमाउंट आ जाएगा। PNL के लिए बोलूँ तो इनकम्स आप इससे अपनी रेंटल इनकम अलग दिखाओगे और इससे रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस इसके अलग दिखाओगे, एज वेल एज इसमें डेप्रिसिएशन भी दिखाओगे, वो मत भूल जाना। तो डिस्क्लोजर में वो भी आता है। तो बैलेंस शीट के लिए फिगर आ गया, PNL के लिए फिगर आ गया, एज वेल एज आप डिस्क्लोजर में फेयर वैल्यू का डिस्क्लोजर भी दोगे। फेयर वैल्यू का डिस्क्लोजर देते टाइम आप क्या क्या बताओगे, तो आपने क्या वैल्यूएशन का टेक्निक यूज़ किया वो बताओगे, कोई की इनपुट है जो आपने वैल्यूएशन में यूज़ किया होगा तो वो बताओगे, और रेंज ऑफ इनपुट यूज है वो बताओगे कि भाई यूजुअली हमारा इस रेंज में वैल्यू आएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसका एक क्वेश्चन भी हमने देखा था कि भाई मान के चलो कि वैल्यू है वो हमारी चेंज हो रही है, ठीक है, या फिर हमने लास्ट में मेजर किया और वो जो मेजर किया ना, अगर फेयर वैल्यू पे मेजर करते तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते, तो इस तरीके का एक क्वेश्चन था। तो उसमें हमने क्या क्या डिस्क्लोजर दिए थे, तो रेंटल वैल्यू क्या होगा, रेंट ग्रोथ कितना होगा, डिस्काउंट रेट क्या होगा, तो ये क्या हो जाएंगे, ये की इनपुट्स हो जाएंगे, और इसमें कितना कितना चेंजेस आने वाला है वो हम रेंज में बता देंगे, ठीक है। इस तरीके का एक पॉइंट था। इसके अलावा इसमें और अगर हम देखने जाएँ तो बाकी सारे नॉर्मल से पॉइंट्स हैं, ईजी से क्वेश्चन हैं सारे। अच्छा हाँ, इसमें एक और था कि भाई एक क्वेश्चन है जिसमें क्या बोल रहे थे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अकाउंटिंग गलत करके रखी है तो उसको ठीक करने जाना था। तो अगर PP है ना तो उसके लिए हम कॉस्ट और रिवैल्यूएशन दोनों मेथड्स फॉलो कर सकते हैं, पर फॉर दी IP वी हैव टू फॉलो कॉस्ट मॉडल ओनली एट द टाइम ऑफ सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। तो अगर कंपनी ने गलत करके रखा है तो आप दोनों अल्टरनेटिव दोगे कि भाई PP को आप कॉस्ट पे मेजर करोगे तो इस वैल्यू पे दिखा सकते हो, अगर आप इसको रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करोगे तो इस वैल्यू पे दिखा सकते हो। सेम टू सेम आप इसके लिए भी बोलोगे कि भाई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को आप कॉस्ट पे दिखाओगे और इस वैल्यू पे दिखाओगे, उसका डेप्रिसिएशन लगेगा तो इतना लगेगा। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, हम चीज़ों को दिखा सकते हैं।